Welcome students, I hope you all are fine. Here I am your tutor from the Nurses Code Blue. आज हम लोग हेल्थ असेसमेंट का चैप्टर नंबर 3 असेसमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से एक कार्डियक पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से। हमने एंजाइना को डिस्कस किया था, एडिमा को, डिपेंडेंट एडिमा और कुछ जनरल एग्जामिनेशन गाइडलाइंस देखी थी एक कार्डियक पेशेंट से रिलेटेड। आज हम लोग एग्जामिनेशन देखेंगे कि हम किस तरीके से एक कार्डियक पेशेंट की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आपको पता है कि एग्जामिनेशन में हमारे पास 4 टेक्निक्स होती हैं, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि ये एक एक टेक्निक हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, हम देखेंगे कि क्या हम परकशन करेंगे या नहीं। अस्कल्टेशन S1 और S2 पर किस तरीके से करेंगे, और अस्कल्टेशन में हम 4 जगह से करते हैं, ठीक है। आयोटिक वॉल, पल्मोनिक, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल, ठीक है। इनको भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंस्पेक्शन। आपको पता है कि इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इसमें यूज़ होती हैं। इसमें क्या है कि इट कैन बी सेंसिटिव, मेनली चेक एपिकल इम्पल्स, कैरोटिड पल्स, assess carotid arteries, inspection below and just medial to angle of the jaw, asymmetry can indicate right ventricular enlargement। इसमें हमने सिर्फ असेस करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, क्या क्या देखना है, एपिकल इम्पल्स को, कैरोटिड पल्स को, कैरोटिड आर्टरीज को, और जो जॉ एंगल है इसको हमने असेस करना है, देखना है कि इसमें कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई आपको एबनॉर्मेलिटी तो नहीं फील हो रही, आपको कहीं पर कोई पल्स वीक तो नहीं लग रही, या इस तरह के आपने ये फैक्टर्स आपने इसमें असेस करने हैं। फिर है कि एसिमेट्री कैन इंडिकेट राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट। अगर इसमें कोई भी एसिमेट्री आती है तो इसका मतलब है कि जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर कोई इनलार्जमेंट है, ठीक है। इंक्रीज्ड एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट डायमीटर इंडिकेट द क्रॉनिक एयर ट्रैपिंग हाइपर इन्फ्लेशन। अब जब आप थ्रोसिक कैविटी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको चेस्ट के डायमीटर से पता चलेगा कि क्रॉनिक एयर जो है ये अंदर ट्रैप हुई हुई है, हाइपर इन्फ्लेशन हुई हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करने से पता चलेंगी। किफोसिक्लोसिस कैन ऑल्सो हैव कार्डियोपल्मोनरी इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है किफोसिस, जिसमें हमारी जो चेस्ट की कर्वेचर होती है ना वो आउटवर्ड होती है, और फिर एक हमारे पास आता है सिक्लोसिस, इसमें साइड वे कर्वेचर आता है। तो जो चेस्ट का डायमीटर है उससे आप इसको भी असेस कर सकते हैं, और इससे आपको पता चलेगा कि कार्डियोपल्मोनरी इफेक्ट क्या है। तो ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करने से देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है वो है पल्पेशन। समटाइम्स ओवरलुक्ड एंड नॉट ऑलवेज हेल्पफुल। कभी हम इसको करते हैं और कभी ये हेल्पफुल नहीं भी होती। यूज़ द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द हैंड। आपको पता है कि पल्पेशन में आप हाथों के ज़रिए फील करते हैं, क्या चीज़ें फील करते हैं, कोई भी टेंडर, कोई भी एबनॉर्मेलिटी, कहीं पर आपको फील हो रहा है कि यहाँ पर जो स्किन है उसमें किसी किस्म की कोई स्कार्स हैं या कुछ एबनॉर्मेलिटी है, तो वो आप पल्पेशन से फील करेंगे। और आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, जो आपका हैंड का मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन है वो यूज़ करेंगे। ले द हील ऑफ राइट हैंड एट लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर विद द फिंगर टिप्स पॉइंटिंग टू लेफ्ट एक्जिला। अब ये आपको तरीका बता रहा है कि आपने किस तरीके से पल्पेशन करनी है। आपने अपने राइट हैंड की जो हील है, ठीक है, ये जो रिस्ट के पास, कलाई के पास ये जो हील आती है, ठीक है, इसको लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे रखना है, और फिंगर टिप्स को आपने लेफ्ट एक्जिला की तरफ पॉइंट करना है, ठीक है। पल्पेट मिट्रल, पल्मोनरी, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरियाज, एपिकल इम्पल्स एंड थ्रिल्स, कैरोटिड पल्स। अब ये उसने बता दिए कि आपने पल्पेशन करनी है मिट्रल की, पल्मोनरी और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरियाज़ की, एपिकल इम्पल्स की, कैरोटिड पल्स की, ठीक है। ये हमारे पास एक पिक्चर है, डायग्राम है, जिसमें आप लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास राइट सेकेंड इंटरकोस्टल एरिया है, ये लेफ़्ट सेकेंड इंटरकोस्टल एरिया है, ये लेफ़्ट स्टर्नल बॉर्डर है, ठीक है ये, और ये नीचे एक है हमारे पास एपिक्स और एक है एपिगैस्ट्रिक पोर्शन,
में हम हमारे पास ये स्टर्नम की जो लास्ट जिफॉइड बोन आती है ना, ये आ जाती है। ठीक है, अब ये आप देखें कि वो पल्पेशन किस तरीके से कर रहा है। हमने जो तरीका पढ़ा था इसमें देखें उसने क्या बोला था कि पल्पेट कैसे करना है, कि आपके जो हील है राइट हैंड की उसको लेफ़्ट स्टर्नल बॉर्डर पे रखना है, और ये जो आपकी फिंगर्स हैं इनको आपने ये लेफ़्ट साइड ऑफ जो एक्सिल है उसकी तरफ पॉइंट करना है, और फिर आपने मिट्रल लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकुलर एरियाज़ इनको पल्पेट करके देखना है। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास परकशन। परकशन में हम क्या करते हैं, हम टैपिंग करते हैं, बट हियर इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग about the percussion, that percussion of heart is not commonly done since chest x-ray study is a more accurate measure of heart enlargement। हम हर्ट के केसेस में कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट में परकशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही बेस्ट टेक्निक फैसिलिटी मौजूद है कि हम पेशेंट से चेस्ट एक्सरे करवा लेते हैं। उसमें हम बाकायदा तौर पर पिक्टोरिकली देख लेते हैं कि हार्ट की इनलार्जमेंट किस तरह से हुई है। यूजुअली नॉट परफॉर्म्ड फॉर द कार्डियक बॉर्डर्स बट फॉर द लंग्स फील्ड। इसको हम कार्डियक बॉर्डर्स के लिए नहीं परकशन करते, लेकिन लंग्स फील्ड को असेस करने के लिए करते हैं। वो किस तरीके से कि द साउंड विल चेंज फ्रॉम रेजोनेंस ओवर द लंग्स टू डलनेस ओवर द हार्ट। कि जो आप जब परकस करेंगे वो परकशन आप कार्डियक बॉर्डर्स के लिए नहीं करेंगे बल्कि लंग्स की फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपकी रेजोनेंस साउंड और जो डलनेस साउंड है ये चेंज हो जाएंगी। तो इस साउंड के चेंज होने से आपको पता चलेगा कि यहाँ से लंग्स फील्ड स्टार्ट हो रही है। शुड बी डन इन द अपराइट पोजिशन, इवन इन्फेंट्स कैन बी हेल्ड अपराइट। और आपने परकशन हमेशा अपराइट पोजिशन में करनी है। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन में क्या करते हैं आप, इसमें आप साउंड सुनते हैं। किस तरीके से सुनते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। अब द क्वेश्चन अराइज दैट in cardiovascular assessment from where you have to listen the sounds। तो इसने अब बताया है कि एपेक्स पर, जब आप एपेक्स पे मिट्रल वॉल्व होता है, ठीक है, और वो आपने फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल से चेक करना है। लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल से चेक करना है। इस पे आप ट्राइकस्पिड और सेकेंडरी आयोटिक एरिया है, ठीक है। राइट मिडल स्टर्नल बॉर्डर जो है ये आपका सेकेंड राइट इंटरकोस्टल पर है, इधर से आपका आयोटिक एरिया होता है। लेफ्ट मिडल स्टर्नल बॉर्डर पे सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल है, और यहाँ पे पल्मोनरी एरिया है। ये आपने एरियाज और ये जो इंटरकोस्टल की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं ये आपने याद करनी है कि कौन से पॉइंट पर कौन से इंटरकोस्टल वर्टिब्रा पर कौन सा एरिया मौजूद है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमने पढ़ा था कि हम 4 वॉल्स को डिस्कस करेंगे, आयोटिक, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड और मिट्रल। अब देखें कि इसको मेमोराइज करने के लिए एक निमोनिक है, ऑल पेशेंट्स टेक मेडिसिन्स। आयोटिक क्या होता है कि सेकेंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस, ये जो सेकेंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस है यहाँ पर हमारे पास आयोटिक होता है। पल्मोनरी क्या है? सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। अब ये जो पेशेंट है ये सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पर पल्मोनरी है। सेकंड राइट पर हमारे पास आयोटिक है और सेकंड लेफ्ट पर पल्मोनरी वॉल्व है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइकस्पिड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर है, लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे, और मिट्रल फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर है। ये आप देख सकते हैं कि फोर्थ पर हमारे पास ट्राइकस्पिड है और फिफ्थ पर मिट्रल वॉल्व है। तो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप स्टेथ के थ्रू साउंड सुन लेंगे। अब इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये लेबलिंग के साथ आपको बताया गया है कि सेकंड लेफ़्ट पे क्या होगा, सेकंड राइट पे क्या होगा, ठीक है, और फोर्थ पे क्या है, फिफ्थ पे क्या है, ये सारी आपने इन इधर से देख लेनी है। हाउ टू लिसन। अब है कि आपने साउंड्स तो आपको पता चल गया कि आपने कहाँ कहाँ से सुननी है। अब आप का ये सवाल पैदा होता है कि आपने किस तरीके से सुननी है। ऑल हर्ड साउंड्स आर जनरली लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी एंड डिफ़िकल्ट फ्रॉम द ह्यूमन ईयर टू हेयर। कि हमारे पास जो हर्ड साउंड्स होती हैं ये बहुत ही लो पिच होती हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम होती है, इसीलिए हम इंसान जो है ये कानों से नहीं सुन सकते।
तो हम स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। यू मे स्टार्ट अस्कल्टेशन फ्रॉम बेस टू एपेक्स और फ्रॉम एपेक्स टू बेस। आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है, या तो आपने बेस से एपेक्स की तरफ एक सीक्वेंस से आना है, या फिर आपने एपेक्स टू बेस जाना है, एक सिमेट्रिकल वैल्यू में जाना है। असेस, अब आप क्या क्या चीज़ें असेस करेंगे, रेट एंड रिदम ऑफ द बीट। आपने जो हर्ट साउंड्स हैं उनका रेट चेक करना है, उनकी रिदम चेक करनी है कि इरेगुलर साउंड्स तो नहीं है। कंसंट्रेट इनिशियली ऑन साउंड वन, नोटिंग इट्स इंटेंसिटी एंड वेरिएशंस। अब कुछ प्रोटोकॉल्स हैं इस साउंड को असेस करने के लिए। वो क्या है कि पहले तो आपने रेट और रिदम चेक करना है, फिर आपने पहले S1 साउंड, जो पहली साउंड है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है कि वो कैसी है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उसकी वेरिएशंस कैसी हैं। उसके बाद आपने सेकंड साउंड को असेस करना है, और यही कैरेक्टरिस्टिक कि उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उसका रेट क्या है, रिदम क्या है, वेरिएशंस क्या है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपने सेकंड साउंड के भी सुनने हैं। फिर क्या है फोर्थ पॉइंट कि फाइनली लिसन फॉर द एक्स्ट्रा साउंड्स और फॉर द मर्मर साउंड्स। मर्मर साउंड्स कौन सी होती हैं? ये एबनॉर्मल हर्ट साउंड्स होती हैं। जब आपने पहले हर्ट की S1 साउंड भी सुन ली, S2 भी सुन ली, तो फिर आप ये चीज़ नोट करेंगे कि क्या कोई एबनॉर्मल या मर्मर साउंड्स, जिनको हम S3 साउंड्स भी कहते हैं, वो तो नहीं प्रोड्यूस हो रही। अगर हो रही हैं तो आपने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी नोट डाउन करना है। अब हम दो हर्ट साउंड्स को डिस्कस करेंगे। पहले लब और डब। लब जिसको हम S1 साउंड कहते हैं और डब जिसको हम S2 साउंड्स कहते हैं। अब हम इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, इनको हम देखते हैं। लब S1 साउंड वन कॉज बाय द क्लोजर ऑफ ateroventricular tricuspid and mitral wall. Systole begins with sound 1 and extends to sound 2. अब लब साउंड में क्या होता है कि ये कब प्रोड्यूस होती है? जब आपका ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल क्लोज होते हैं, उनके क्लोजर पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको S1 साउंड भी कहते हैं और लब साउंड भी कहते हैं, ठीक है। और हाई पिच्ड कैन बी लिसन विद द डायफ्राम। ये एक हाई पिच साउंड होती है, इसको आप स्टेथ के डायफ्राम से सुन सकते हैं। बेस्ट हेयर्ड एट द एपेक्स एंड लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर। अब ये इसकी लोकेशन है कि इसको आप कहाँ से बेस्ट सुन सकते हैं। तो बेस्ट आप इसको एपेक्स पर सुन सकते हैं, और जो लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर है उधर से आप इसको सुन सकते हैं। टेंड्स टू बी मोर लो पिच्ड एंड लॉन्ग एज कम्पेयर टू S2। तो जो S1 साउंड होती है ये लो पिच होती है, लेकिन ये लॉन्ग होती है, मतलब इसके जो एम्पलीट्यूड होता है ये लॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू S2 साउंड। अब अगर S1 साउंड डिक्रीज़ हो रही है तो वो किन वजह से डिक्रीज़ हो रही है? हो सकता है कि स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन रेट वॉल्यूम हो। अब वेंट्रिकुलर इजेक्शन रेट क्या होता है कि ये एक ऐसा कार्डियक साइकिल का फेज़ होता है कि जिसके अंदर जो हार्ट के वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ताकि ब्लड जो है वो पंप हो के बॉडी और लंग्स की तरफ जा सके। तो अगर ये इजेक्शन रेट या इजेक्शन वॉल्यूम स्लो हो तो भी हमारे पास S1 साउंड स्लो होगी। मिट्रल इनसफिशिएंसी हो तो भी S1 साउंड डिक्रीज़ होगी। मिट्रल इनसफिशिएंसी क्या होती है कि जब हार्ट का जो मिट्रल वॉल्व होता है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता, और इस वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो बैकवर्ड फ्लो करता है, उसकी वजह से मिट्रल इनसफिशिएंसी होती है। तो इस वजह से भी S1 साउंड डिक्रीज़ हो सकती है। अगर आपकी चेस्ट वॉल थिकनेस हो या चेस्ट वॉल इंक्रीज़ हो तो उस वजह से भी S1 साउंड डिक्रीज़ हो सकती है। शॉक की वजह से हो सकती है, आयोटिक इनसफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। अब आयोटिक इनसफिशिएंसी क्या है कि जब आपका आयोटिक वॉल प्रॉपरली क्लोज ना हो, और उसके प्रॉपर क्लोज ना होने की वजह से आपका जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो कर रहा है, तो आयोटिक इनसफिशिएंसी होती है। तो इस वजह से भी S1 साउंड डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक। अब फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक, इसको हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। इस वजह से भी S1 साउंड डिक्रीज हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से S1 साउंड, जिसको हम लब साउंड कहते हैं, ये डिक्रीज़ हो सकती है। अब हम देखेंगे कि ये S1 साउंड इंक्रीज़ किस वजह से होगी। इंक्रीज़ कार्डियक आउटपुट। अगर ये जो कार्डियक आउटपुट है, ये जो इजेक्शन रेट वॉल्यूम है, ये इंक्रीज़ हो तो S1 साउंड भी इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ AV वॉल फ्लो वेलोसिटी एक्वायर्ड मिट्रल स्टेनोसिस बट नॉट कंजेंटाइनल। अगर
हमारे पास एवी वॉल फ्लो जो है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो। अब एवी वॉल क्या होता है कि ये एक मूवमेंट होती है ब्लड की कि किस तरीके से वो आर्टरी आयोटा से वेंट्रिकल्स की तरफ फ्लो करता है। तो अगर इस ब्लड फ्लो की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो तो S1 साउंड लब साउंड भी इंक्रीज़ होगी। अब जो दूसरी साउंड है हमारे पास वो है डब साउंड, जिसको हम S2 साउंड भी कहते हैं। अब ये किस वजह से प्रोड्यूस होगी? रिजल्ट फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ द आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल। अगर आयोटिक और पल्मोनरी वॉल क्लोज हो तो उसकी वजह से भी S2 साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड 2 लाउडर देन S साउंड 1 एट द बेस ऑफ हर्ट एंड इज क्वाइटर देन द साउंड 1 एट द एपेक्स। अब ये जो साउंड 2 है डब साउंड है, ये हर्ट की जो बेस है उस पर साउंड 2 डब साउंड ज़्यादा लाउडर होती है। क्यों? क्योंकि डब साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? हमारे पास जब आयोटिक और पल्मोनरी वॉल क्लोज होते हैं तो ये आयोटिक और पल्मोनरी वॉल प्रेशर से क्लोज होते हैं और इनका प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। इसीलिए डब साउंड जो है वो बेस ऑफ हर्ट पर लाउडर होती है और ये क्वाइटर होती है एपिक्स पर। ठीक है, डिवाइडेड इनटू A2 एंड P2, मतलब कि ये जो S2 साउंड है ये आयोटिक और पल्मोनरी पे डिवाइड होती है। नॉर्मली स्प्लिट ड्यू टू डिफरेंट इम्पेंडेंस ऑफ द सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी वेसिकुलर बेड। बेस्ट हेयर्ड एट सेकेंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस। इसको डब साउंड को आप सेकेंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस पर अच्छे से सुन सकते हैं। हाइयर पिच देन S1 बेटर हेयर्ड विद द डायफ्राम, और इसकी पिच ज़्यादा हाइयर होती है इसीलिए आप इसको डायफ्राम के साथ सुन सकते हैं। अब हमारे पास है कि S2 स्प्लिटिंग। अब S2 स्प्लिटिंग नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मली स्प्लिट ड्यू टू डिफरेंट इम्पेडेंस ऑफ सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी वेसिकुलर बेड। अब ये जो S2 स्प्लिटिंग होती है जब हर्ट की जो सेकंड साउंड है जिसको हम डब साउंड कहते हैं, जब ये साउंड दो डिफरेंट साउंड्स में डिवाइड होती है, जो हमने ऊपर भी ये पॉइंट पढ़ा था ये वाला कि डिवाइडेड इनटू A2 एंड P2, जब ये साउंड हर्ट की जो सेकंड साउंड है डब साउंड ये आयोटिक और पल्मोनरी साउंड में डिवाइड होती है, इसको S2 स्प्लिटिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि S1 और S2 के अलावा जो एक्स्ट्रा हर्ट साउंड्स होती हैं जो कि एबनॉर्मल हर्ट साउंड्स हैं वो किस तरीके से होती हैं। S3 साउंड कैसे होती है कि यूजुअली फिजियोलॉजिकल, कि ये किसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है। लो पिच साउंड अकर्स विद रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स इन अर्ली डायस्टोल कॉजेज वाइब्रेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्स एंड दिस नोन एज साउंड 3, कि ये एक लो पिच साउंड होती है। और ये क्यों प्रोड्यूस होती है? कि जब आपके वेंट्रिकल्स में आपकी वेंट्रिकल्स जल्दी जल्दी फिल होने लगे, रैपिड फिलिंग होने लगे वेंट्रिकल्स में, तो उसकी वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है वेंट्रिकुलर वॉल्स के अंदर और वो वाइब्रेशन S3 साउंड को प्रोड्यूस करती है। S3 साउंड बेस्ट हेयर्ड एट द एपेक्स विद द बेल ऑफ स्टेथोस्कोप। इसको आप हर्ट के एपेक्स पर स्टेथ की बेल के साथ बेस्ट सुन सकते हैं। बेस्ट हेयर्ड विद द पेशेंट स्पाइन और इन लेफ्ट लेटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन। अगर पेशेंट स्पाइन पोजीशन में हो या लेफ्ट लेटरल डिक्यूबाइटस, मतलब कि वो लेफ्ट साइड पर इस तरह से लेटा हो मुड़ के, तो आप इन दो पोजीशंस में S3 साउंड को इजीली सुन सकते हैं। इंक्रीज बाय एक्सरसाइज एब्डोमिनल प्रेशर और लिफ्टिंग लेग्स। ये जो हर्ट S3 साउंड्स है ये एब्डोमिनल प्रेशर, लेग्स को लिफ्ट करने से और एक्सरसाइज करने से ये इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि ये जब हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो वेंट्रिकल्स में रैपिड फिलिंग होगी। इस रैपिड फिलिंग की वजह से क्या होगा कि जो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और वो वाइब्रेशन S3 साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर S3 हेयर्ड एट एपिक्स एंड राइट वेंट्रिकुलर S3 हेयर्ड एट द LLSB, जिसको हम कहते हैं कि ये जो S3 साउंड है लेफ्ट वेंट्रिकल की वो एपिक्स पर सुनी जाएगी और जो राइट वेंट्रिकुलर की S3 साउंड है इसको हम लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पर सुनेंगे।
फिर हमारे पास आती है S4 साउंड, ये पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होती है, S3 फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से थी, और S4 ऑलवेज पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होती है। कैन बी नॉर्मल इन एल्डर एंड एथलीट्स, एल्डर क्लाइंट्स में और एथलीट्स के अंदर ये नॉर्मल होती है, ये लो पिच साउंड होती है, ठीक है। और साउंड 4 अकर्स आफ्टर साउंड 3, साउंड 3 के बाद साउंड 4 प्रोड्यूस होती है, और ये लेट डायस्टोलिक फिलिंग की वजह से होती है। S3 रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से हो रही थी, और S4 लेट डायस्टोलिक फिलिंग की वजह से हो रही है। और इस लेट डायस्टोलिंग की वजह से वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर फिर से वाइब्रेशन होगी, और ये वाइब्रेशन जो है वॉल्स की S4 साउंड को प्रोड्यूस करेगी। बेटर हेयर्ड एट एपिक्स इन स्पाइन और लेफ्ट लेटरल डिक्यूपाइटिस पोजीशन, सेम इज द केस विद द S3, S4 को भी हम स्पाइन या लेफ्ट लेटरल डिक्यूपाइटिस पोजीशन पर ज़्यादा बेस्ट सुन सकते हैं। अकर सेपरेट फ्रॉम द S3, S3 के बाद ये प्रोड्यूस होती है। S3 लेफ्ट रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स की वजह से होती है, और S4 किस वजह से होती है, लेट डायस्टोलिक फिलिंग की वजह से। नेक्स्ट है कि S4 एसोसिएशंस, कि S4 हमारे पास किन फैक्टर्स के साथ एसोसिएट है, कि किन वजह से S4 प्रोड्यूस हो सकती है। CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें आपका हार्ट ब्लड पंप नहीं कर सकता बॉडी की नीड्स फुलफ़िल करने के लिए, तो इसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी कहते हैं। अगर हमारे पास सीवियर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो तो भी S4 साउंड होती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होती है कि जो हमारे पास आर्टरीज़ हार्ट से लंग्स की तरफ आ रही हैं, अगर उन आर्टरीज़ के अंदर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ हो तो ये इस कंडीशन को पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन से क्या होता है कि जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है इसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होता है, और जब ये वर्कलोड ज़्यादा होगा तो लेट डायस्टोलिक फिलिंग होगी, और जब लेट डायस्टोलिक फिलिंग होगी तो उसकी हमारे पास वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने लग जाएंगी वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर, और उस वाइब्रेशन के बरक्स S4 साउंड प्रोड्यूस होगी। मायोकार्डाइटिस की वजह से भी S4 साउंड प्रोड्यूस होती है। मायोकार्डाइटिस क्या होता है कि हार्ट की जो हमारे पास मसल्स हैं, उन हार्ट मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो मायोकार्डाइटिस कंडीशन होती है वो। नेक्स्ट हमारे पास है वूप। वूप को हम क्या, ये भी एक अबनॉर्मल साउंड है। ये कब होती है कि ये लाउड वेरिएबल इंटेंसिटी म्यूजिकल साउंड हेयर्ड एट द एपेक्स इन लेट डायस्टोल। लेट डायस्टोल में ये म्यूजिकल साउंड हमें हार्ट के एपेक्स पर सुनाई देती है। क्लासिकली एसोसिएटेड एंड MR मिट्रल वॉल रिग्रेडेशन, ठीक है, सीन विद द VSD क्लोजिंग। ये हम वूपिंग कब देखते हैं कि जब हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो तो हमें ये वूपिंग साउंड सुनाई देती है। सम वूप्स इवॉल्व टू बिकम सिस्टोलिक मर्मर्स, और कुछ वूप साउंड जो हैं ये हमारे पास सिस्टोलिक मर्मर्स भी बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रिक्शन रब। फ्रिक्शन रब क्या है कि क्रिकिंग साउंड्स हेयर्ड विद द पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन, कि हार्ट की जो लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल लेयर, इसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है तो एक क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ये क्रैकिंग साउंड इस पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन के अंदर एक फ्रिक्शन रब प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। द साउंड ऑफ पेरिकार्डियल रब रिजेंबल द साउंड ऑफ स्क्वीकी लेदर एंड इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज ग्रेटिंग, स्क्रैचिंग एंड रैस्पिंग। जैसे हम कोई चीज़ स्क्रैच करते हैं या रैस्पिंग की साउंड्स होती हैं, इस तरह की ये पेरिकार्डियल रब साउंड्स आपको फील होती हैं। चेंजेस विद पोजीशन, लाउडर विद इंस्पिरेशन, पोजीशन चेंज करने की वजह से भी ये साउंड चेंज होती है, और अगर आप ज़्यादा इंस्पायर करते हैं उसकी वजह से भी ये फ्रिक्शन रब इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मरमर। मरमर्स हमारे पास, आपने नाम सुना होगा कि ये एबनॉर्मल साउंड्स होती हैं। अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि साउंड्स मेड बाय द टर्बुलेंस इन द हार्ट और ब्लड स्ट्रीम, हार्ट के अंदर या ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड फ्लो के अंदर कोई भी टर्बुलेंस आए, कोई भी रुकावट आए
तो एक एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं मर्मर साउंड्स। कैन बी बिनाइन, ये बिनाइन भी हो सकती है, ठीक है, और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। मर्मर्स आर लीडिंग कॉज फॉर रेफरल फॉर फर्दर इवेल्युएशन। मर्मर साउंड हमारे पास एक अलार्मिंग साउंड होती है जिससे हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अपनी इवेल्युएशन कर सकते हैं। डोंट लेट मर्मर्स डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है, कि ये जो मर्मर साउंड्स हैं ये आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। आप जब एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन, तो अगर मर्मर साउंड आपको फील हो तो ये आपको फर्दर इवैल्यूएशन करने में भी हेल्प करती है। अब कार्डियक एग्ज़ाम एंड द मर्मर जनरल डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? अब इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है? वेरियस कॉम्बिनेशन यूज्ड फॉर ऑल नॉर्मल एंड एबनॉर्मल हर्ट साउंड्स, कि इसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ नॉर्मल साउंड्स भी होती हैं और कुछ एबनॉर्मल साउंड मिलकर ये हमारे पास मर्मर साउंड्स बनाती हैं। अच्छा, अब हमने मर्मर साउंड देखा है, ठीक है, कि ये कुछ नॉर्मल और कुछ एबनॉर्मल साउंड्स की कॉम्बिनेशन की वजह से मर्मर साउंड प्रोड्यूस होती है। अब हम जनरल डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि हम इस मर्मर साउंड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम टाइमिंग विद फेज़ देखेंगे कि कौन से टाइम में, कौन से फेज़ में ये चेंज हो रही है, किस शेप पर चेंज हो रही है, क्या क्वालिटी है इसकी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस मर्मर साउंड के, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ऑन द पेरिकार्डियम, के पेरिकार्डियम लेयर के ऊपर ये मर्मर साउंड कहाँ पर मैक्सिमम होती है, कहाँ पे मिनिमम होती है, इसकी रेडिएशन फैक्टर्स क्या है कि कहाँ से रेडिएट होती है और इसकी इंटेंसिटी क्या है। अब ये वन बाय वन ये डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है टाइमिंग ऑफ द मर्मर relative to the cardiac cycle. Most benign murmurs are early to mid systole. ये जो बिनाइन मर्मर्स होते हैं ये मिड सिस्टोल जो है, सिस्टोलिक, इसको इंडिकेट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि डायस्टोलिक मर्मर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज इंडिकेट पैथोलॉजी। अ सिस्टोलिक मर्मर इज़ प्रेजेंट बिटवीन S1 एंड S2। जो सिस्टोलिक मर्मर होता है ये S1 और S2 के ऊपर आप के दरमियान प्रेजेंट होता है, और डायस्टोलिक मर्मर S2 और S1 के दरमियान होता है, ठीक है। और एक कॉन्टीन्यूस मर्मर होता है, ये कहाँ पे होता है कि इज़ प्रेजेंट इन सिस्टोल एंड डायस्टोल, ये सिस्टोल में भी होता है और डायस्टोल में भी होता है। अब मर्मर साउंड की जो लोकेशन है, लोकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मर्मर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको पता चले कि मर्मर साउंड कहाँ पर लोकेट करते हैं। दिस इज़ डिटरमाइंड बाय द साइट वेयर द मर्मर ओरिजिनेट्स। अब ये आपको कहाँ से पता चलेगा कि मर्मर साउंड किस जगह से ओरिजिनेट हो रही है, किस जगह से पैदा हो रही है। फाइंड द लोकेशन बाय एक्सप्लोरिंग द एरिया वेयर यू हेयर द मर्मर। जिस जगह पर आपने मर्मर साउंड सुनी है उसके इर्द गिर्द की जो लोकेशन है उसको एक्सप्लोर करें तो आपको मर्मर साउंड का पता चलेगा कि ये किस जगह से लोकेट हुई है, किस जगह से ओरिजिनेट हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अ मर्मर बेस्ट हेयर्ड इन द सेकेंड राइट इंटरस्पेस यूजुअली ओरिजिनेट एट और नियर द aortic वॉल। अब उसने ये एक एग्जांपल दिया कि अगर मर्मर सेकेंड राइट इंटरकॉस्टल स्पेस से अगर आपको सुनाई दी है तो ये जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, आयोटिक वॉल के करीब से ओरिजिनेट हुआ है। तो इसी तरीके से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन, कि अब ये जो मर्मर साउंड है ये कहाँ से रेडिएट हो रही है। दिस रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द साइट ऑफ ओरिजिन बट ऑल्सो द इंटेंसिटी ऑफ मर्मर एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। अब रेडिएशन से ना सिर्फ ये पता चलेगा कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, बल्कि ये भी पता चलेगा कि ये जो मर्मर साउंड थे इनकी कितनी इंटेंसिटी थी, क्या शिद्दत थी, और ये किस डायरेक्शन में, ब्लड फ्लो की किस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रही हैं, ये जा रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ लाउड मर्मर ऑफ आयोटिक स्टेनोसिस ऑफन रेडिएट इनटू द नेक, कि जैसे आयोटिक स्टेनोसिस की वजह से जो लाउड मर्मर साउंड होता है वो मोस्टली होता है कि ये नेक वाली साइड पर रेडिएट करके जाता है, नेक वाली साइड पर फ्लो करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप साइट ऑफ ओरिजिन और उसकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अच्छा, अब हम इंटेंसिटी देखते हैं कि ये जो मरमर साउंड्स हैं इनकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। इस इंटेंसिटी से हमें पता चलेगा कि इसकी लाउडनेस कितनी है, ये कितनी लाउड है, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है इसका क्या एम्पलीट्यूड है। तो इसकी ग्रेडिंग है, हमारे पास 5 ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। जो ग्रेड 1 साउंड होती है इंटेंसिटी की मरमर साउंड में, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट कि ये सुनाई भी नहीं देती, ठीक है। ग्रेड 2 सॉफ्ट बट रेडिली हेयर विद द स्टेथोस्कोप, कि ये बहुत सॉफ्ट होती है लेकिन थोड़ी बहुत हमें स्टेथ के साथ सुनाई दे देती है। अब जो ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 मॉडरेटली लाउड नो थ्रिल। अब ग्रेड 3 के अंदर क्या होता है कि मॉडरेट लाउड होती है लेकिन कोई भी थ्रिल नहीं होता। इसमें थ्रिल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। थ्रिल क्या है, ये हमारे पास एबनॉर्मल वाइब्रेशंस होती हैं जो ब्लड फ्लो को इंडिकेट करती हैं कि ब्लड फ्लो हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो ये एक एबनॉर्मल सी वाइब्रेशन होती है। तो ग्रेड 3 के अंदर साउंड होती है, एम्पलीट्यूड होता है थोड़ा सा, और लाउडनेस होती है लेकिन कोई थ्रिल नहीं होता। ग्रेड 4 लाउड विथ थ्रिल, कि साउंड भी लाउड होती है और थ्रिल भी होता है। पल्पेबल वाइब्रेशन ऑफ द चेस्ट वॉल लाउडर देन द फर्स्ट एंड सेकेंड हर्ट साउंड, ठीक है। ग्रेड 5 थ्रिल वेरी लाउड बट नॉट ऑडिबल विदाउट अ स्टेथ, के ग्रेड 5 में है कि थ्रिल भी प्रोड्यूस होगी, वो एबनॉर्मल वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होगी, और साउंड भी प्रोड्यूस होगी, वो लाउड साउंड होगी, लेकिन वो हम स्टेथ के बगैर नहीं सुन सकते। और ग्रेड 6 में वो और भी इतनी ज़्यादा ऊंची हो जाएगी आवाज़ कि हम स्टेथ के बगैर भी सुन सकते हैं उसको। तो ये 6 ग्रेड्स थे मरमर साउंड की इंटेंसिटी को ग्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। अब क्वालिटी, अब क्वालिटी की हम मरमर साउंड जो है ये इनकी कैसी क्वालिटी है। दिस इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स एज ब्लोइंग, कि क्या वो ऐसे लग रहा है आपको कि जैसे हवा उड़ती है, उस तरह की आवाज़ आपको महसूस हो रही है। हार्श, सख्त आवाज़ महसूस हो रही है। रंबलिंग, गड़गड़ाहट वाली आवाज़ महसूस हो रही है। एंड म्यूज़िकल, या कोई म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस हो रही है, क्या क्वालिटी है उसकी। पिच, अब हम पिच पे देखेंगे कि ये जो मरमर साउंड्स है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ मरमर डिपेंड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस अ वॉल्व और नर्विंग, ठीक है। ये जो मरमर साउंड की पिच है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास जो वॉल्स की प्रेशर ग्रेडियंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो नैरो हैं, वाइड हैं, क्या किस तरीके से हैं, ठीक है। लो पिच मरमर्स आर हेयर्ड बेस्ट विद द बेल, जो लो पिच मरमर साउंड्स होती हैं जिनकी पिच लो होती है उनको हम बेल से सुन सकते हैं। एंड हाई पिच मरमर्स आर बेस्टली हेयर्ड बाय द डायफ्राम ऑफ द स्टेथ। अदर असेसमेंट, अब हम बाकी क्या चीज़ें असेस करेंगे। जगुलर वेन प्रेशर, जगुलर वेन प्रेशर आपको पता है कि असेस जेवीडी विच रिफ्लेक्ट इंक्रीज फिलिंग वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑन राइट साइड ऑफ हर्ट। राइट साइड ऑफ हर्ट पर हम जगुलर वेन प्रेशर को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो हमारे पास राइट साइड है इस पर फिलिंग वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज़ है या क्या है, ठीक है। जेवीडी एसोसिएट विद द RHF, नॉर्मल इज़ 4 सेंटीमीटर, इसकी नॉर्मल वैल्यू है। पल डेफिशिएंट, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। पल्स डेफिशिएंट क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द एपिकल HR एंड द पेरिफेरल पल्स एसोसिएटेड विद द हार्ट ब्लॉक्स, कि ये एक डिफरेंस होता है कि एपिकल पल्स जो होती है और आप एक जो पल्पेबल पल्स कोई भी दूसरी ले लेते हैं पेरिफेरल, ठीक है, उसके दरमियान जो डिफरेंस आता है इसको पल्स डेफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, डिफेक्ट कहते हैं। अब पल्स प्रेशर क्या है, कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, के जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की अंदर जो डिफरेंस आता है पल्स का उसको पल्स प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है एज रिलेटेड चेंजेस, कि हमने जो कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट पढ़ी ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से असेस करना है। अब एक पेशेंट के अंदर किस तरीके से एज रिलेटेड चेंजेस आएंगी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी तो मायोकार्डियल के जो हार्ट मसल्स हैं वो उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा।
थिकनिंग ऑफ द एंडोकार्डियम एंड द वॉल्स, जो वॉल्स हैं और एंडोकार्डियम है वो थिक हो जाएंगे। कॉरिनरी आर्टरीज रिजिड एंड थिक, वो रिजिड होंगी, थिक हो जाएंगी। डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ द वेसल वॉल्स, वॉल्स की जो इलास्टिसिटी है वो भी कम हो जाएगी। डिक्रीज इंटरनल डायमीटर ऑफ द वेसल, और जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो डायमीटर है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये कुछ एज रिलेटेड चेंजेस हैं कि एज बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर ये चेंजेस भी आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, अब आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन। अब आप कार्डियोवेस्कुलर असेसमेंट करने के बाद क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? नो विजिबल पल्सेशन ऑन एंटीरियर चेस्ट, ये आपकी एक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है। आप अपने पेशेंट को जिस तरीके से असेस करेंगे, आपको जो फाइंडिंग्स मिलेंगी आपने वही डॉक्यूमेंट करनी है। कि जैसे उसने बताया एग्जांपल में कि नो पल्सेशन ऑन एंटीरियर चेस्ट पे आपको कोई भी पल्सेशन महसूस नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद उसने बताया है कि जो पीएमआई है पल्पेबल एट द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। हर्ट अस्कल्टेशन जो उसने की है, हर्ट साउंड सुने हैं, उनकी रेट ये था। रेगुलर रिदम थे, S1 और S2 आइडेंटिफाइड थे। आपको याद हो तो हमने अस्कल्टेशन में पढ़ा था ना कि हमने देखना है कि रेट क्या है, क्या रिदम है उनका, कौन कौन सी साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। S1 और S2 तो हो रही हैं, अगर कोई एबनॉर्मल हो रही हैं तो उनको भी आइडेंटिफाई करना है। अब उसने लास्ट पॉइंट में ये बाकायदा मेंशन कर दिया है कि नो एक्स्ट्रा हर्ट साउंड्स, मरमर और रब्स प्रोड्यूस, ठीक है। तो दैट ऑल अबाउट द कार्डियोवेस्कुलर असेसमेंट। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड this chapter you can ask me here in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.